नमस्कार दोस्तों। पिछले एक वर्ष से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते दक्षिणी पूर्वी यूरोप में कोसोवो और सर्बिया के बीच भी संघर्ष और टकराव की स्थिति देखने को मिली। तो आज हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि इनके बीच क्या कारण है जो विवाद उत्पन्न हो गया है। और यहाँ पर पिछले हफ्ते सर्ब प्रदर्शनकारियों और नेटो की जो पीस कीपिंग सेना है, जिसका नाम K4 है, कोसोवो फोर्स, उनके मध्य टकराव हो गया और कई नेटो के सैनिक और सर्ब प्रदर्शनकारी घायल हो गए। और सर्ब के राष्ट्रपति ने कोसोवो की बाउंड्री पर सेना को भेजने के लिए निर्देश दिए थे। तो एक बहुत ही तनाव का क्षेत्र बन गया था। तो आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। इसको समझने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक कारकों को देखना पड़ेगा और यहाँ पर यूएसए जो कि नेटो का नेतृत्व कर रहा है और रशिया के बीच जो भू राजनीति है, जो टकराव है, वो इस स्थिति के लिए कैसे जिम्मेदार है उसे भी देखेंगे। तो वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले हमें इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखना होगा कि ये कहाँ है। तो इसकी अवस्थिति को अगर हम देखें कोसोवो और सर्बिया की, तो ये पड़ता है यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में। देखो ये मैप है वर्ल्ड का और ये यूरोप है, और यूरोप के इस दक्षिणी पूर्वी भाग में जो टर्की के पास है और ये मेडिटेरियन सी के ऊपर इस जगह पर है, यहाँ पर कोसोवो और सर्बिया है। देखते हैं इसको मैप में। देखो ये रहा यूरोप का मैप। इस यूरोप के ये पूर्वी यूरोप है, ये पश्चिमी यूरोप है, ये सेंट्रल है, और ये देखो ये दक्षिणी पूर्वी यूरोप है। तो दक्षिणी पूर्वी यूरोप में यहाँ पर सर्बिया पड़ता है। यहाँ देखो यहाँ पर ये जो सागर है ये एड्रियाटिक सी है, और यहाँ पर देखो ये वाला पूरा का पूरा सूर्य जो सी है ये भूमध्य सागर है। यहाँ पर आपका ये रहा सर्बिया, और सर्बिया के नीचे पड़ता है कोसोवो। तो इस जगह पर है दक्षिणी पूर्वी पार्ट में, यहाँ पर सर्बिया है और यहाँ पर आपको कोसोवो है। तो जो कोसोवो और सर्बिया के बीच जो विवाद है, जो अभी टकराव हुआ है, वो कोसोवो के उत्तरी भाग में हुआ, इस क्षेत्र में हुआ। तो यहाँ पर इन दोनों सर्ब प्रदर्शनकारियों और K4 के बीच टकराव हुआ। तो अब हमें पहला तो हमने देखा कि इसकी अवस्थिति क्या है। तो ये दक्षिणी पूर्वी यूरोप में, और सर्बिया जो एक कंट्री है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। देखो चारों तरफ इसके देखो ये घिरा हुआ है, कहीं से भी ये सागर से नहीं जुड़ा है। सारा का सारा ये बिल्कुल पैक है दूसरे देशों से। देखो इसकी इस सीमा पर है रोमानिया, बुल्गारिया, दक्षिणी भाग में देखो मैसिडोनिया है, यहाँ पर अल्बानिया है, यहाँ पर है मोंटेनेग्रो, यहाँ पर है बोस्निया हर्जेगोविना, और यहाँ पर क्रोएशिया, और ऊपरी पार्ट में आपने हंगरी देखा। तो एक तरह से चारों तरफ से ये लैंड लॉक्ड है, कहीं से भी इसको रास्ता नहीं है सागर में जाने का। तो इसी का जो दक्षिणी भाग है सर्बिया का, वही है कोसोवो। पहले ये कोसोवो सर्बिया का ही भाग था, लेकिन 2008 में इसने इससे स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। तो वो क्यों गई उसको अभी हम देखेंगे कि क्या कारण थे कि कोसोवो सर्बिया से अलग हो गया, लेकिन सर्बिया अभी भी इसको अपना पार्ट मानता है। तो ये तो था इसका लोकेशन। दूसरा देखो इसकी एक और जो हमें याद रखना है कि ये बाल्कन प्रायद्वीप पर पड़ता है, इन्हें बाल्कन कंट्रीज कहा जाता है। तो बाल्कन प्रायद्वीप क्या है या बाल्कन कंट्रीज क्या है, तो इसको देखते हैं। देखो ये पूरा का पूरा एरिया बाल्कन कंट्रीज कहलाता है। बाल्कन प्रायद्वीप है ये पूरा, और इस पर इतने सारे देश हैं। देखो रोमानिया, बुल्गारिया, मालदोवा, सर्बिया, कोसोवो, मैसिडोनिया, और ग्रीस का देखो उत्तरी भाग, अल्बानिया, और ये सारे के सारे देश देखो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, ये सारे के सारे जो देश हैं ये सारे आपको बाल्कन कंट्रीज कहा जाता है। और यहीं पर आपको एक बाल्कन माउंटेन भी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ बुल्गारिया में मिलता है इस अवस्था में है। तो ये पूरा का पूरा बाल्कन है। तो आपको ये भी याद रखना है कि बाल्कन कंट्रीज कौन है। तो ये बाल्कन कंट्री के दोनों देश क्या है, बाल्कन कंट्रीज में आते हैं। इसके बाद देखो ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इसमें कई सारे सागर भी जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो इसके बराबर में एड्रियाटिक सी है, इसके नीचे आयोनियन सी है, यहाँ पर आपका देखो इस भाग में एजियन सागर है, और देखो ये इधर की साइड में आपको ब्लैक सी नजर आएगा, और यहीं पर आपको दो जल संधियां भी नजर आएंगी जो यहाँ से इसको जोड़ती हैं ब्लैक सी से। यहाँ पर डार्डनलीज की जल संधि है, ये आपका मरमरा सी है, इसे मरमरा सी बोलते हैं, छोटा सा सागर है। और देखो यहाँ से अगर आप जाओगे तो यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है डार्डनलेज की जल संधि, और यहाँ पर एक और जल संधि है जो बोस्फोरस की जल संधि है। तो अगर आप भूमध्य सागर से ब्लैक सी में जाना चाहते हैं तो आपको ये एजियन सी में जाना होगा, फिर डार्डनलीज में, फिर मरमरा सी में, और यहाँ से बोस्फोरस से होते हुए आप ब्लैक सी में पहुंच जाओगे। तो ये आसपास की आपको स्ट्रेट्स और सी को भी याद रखना है। तो दूसरा पॉइंट इसका ये था कि ये बाल्कन कंट्री है। तो बाल्कन कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं, देखो इसमें टर्की का भी कुछ भाग यहाँ पर आता है। देखो टर्की का जो ये भाग है ये यूरोप में पड़ता है, ये एशिया में है, लेकिन ये वाला भाग उसका यूरोप में पड़ता है।
तो ये आपको सारा का सारा ध्यान में रखना है। इसके बाद जो हमें देखना है कि ये जो था आपका सर्बिया और कोसोवो, ये दोनों के दोनों यूगोस्लावियन कंट्री थे। पहले जो यूगोस्लाविया था उसके टूटने से इन कंट्रीज का निर्माण हुआ। तो हम देखते हैं कि यूगोस्लाविया क्या था, कैसे इसका निर्माण हुआ, और इसी में देखो, इसी में इसका सारा का सारा जो कहानी छुपी हुई है कि ये विवाद का कारण क्या है। तो अब देखते हैं इसको। देखो, जो युगोस्लाविया था वो उससे पहले उस पर ओटोमन साम्राज्य का राज था, यूं को उस ओटोमन एम्पायर का पूरा इस क्षेत्र में, बाल्कन क्षेत्र में प्रभुत्व था। तो इसकी हिस्ट्री को हम देखना शुरू करते हैं। देखो, फिर हम पहुंचेंगे युगोस्लाविया पर। देखो, इसकी इतिहास शुरू होता है 12वीं शताब्दी से। अगर हम बात करें कि 12वीं शताब्दी में यहाँ पर ये जो कोसोवा का जो इलाका था, ये सर्बिया है और नीचे कोसोवा है, तो सर्बिया के अंडर में कोसोवो आ गया था 12वीं शताब्दी में। लेकिन 1389 में, 1389 में यहाँ पर ये जो ओटोमन साम्राज्य है, ये टर्की साम्राज्य है, मुस्लिम साम्राज्य है, इसका इस क्षेत्र में कोसोवो के जंग में, जो कोसोवो की वार हुई थी 1389 में, उसमें कोसोवो पर अधिकार कर लिया ओटोमन साम्राज्य ने, जो कि टर्की का साम्राज्य था और मुस्लिम साम्राज्य था। तो इस क्षेत्र में पूरे में क्या हो गया, धीरे धीरे ओटोमन साम्राज्य का आधिपत्य हो गया, जो लगभग 500 वर्ष चला, जो लगभग 500 वर्ष चला। तो इस 500 वर्ष में इस क्षेत्र में पूरा का पूरा इस साम्राज्य का आधिपत्य रहा। लेकिन 1912-13 में, 500 साल के बाद 1912-13 में बाल्कन युद्ध हुए। इन बाल्कन युद्ध के बाद ये जो ओटोमन साम्राज्य है यहाँ से वापिस होकर पीछे हट गया, अर्थात ये क्षेत्र जो था इस ओटोमन साम्राज्य से मुक्त हो गया। और तब यहाँ पर क्या हुआ, युगोस्लाविया का निर्माण होता है। तो इसको देखते, देखिए, ये देखिए अब क्या हुआ। 1912-13 के बाल्कन युद्ध के बाद ये एक पूरा का पूरा इलाका था, ये युगोस्लाविया के रूप में उभर कर सामने आने लगा। पहले इसे युगोस्लाविया नहीं कहा जाता था, इसको 1929 में नाम दिया गया युगोस्लाविया का। तो 1929 में यहाँ पर ये जब स्वतंत्र हुआ ओटोमन साम्राज्य से, तो यहाँ पर किंगडम ऑफ सर्ब्स, क्रोट्स एंड स्लोवेन्स नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन 1929 में इसको क्या कह दिया, युगोस्लाविया कह दिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब इसको क्या हुआ, ये एक औपचारिक रूप में आया और 6 गणतंत्र इसमें शामिल थे, 6 रिपब्लिक थे, या यूं कहें कि 6 राज्य थे इसके अंतर्गत। तो 6 रिपब्लिक्स गणतंत्रों से मिलकर बना था। उन 6 का नाम था, देखो क्या, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, इसके बाद आपका मोंटेनेग्रो, मैसिडोनिया और सर्बिया। तो ये 6 थे, 1 2 3, ये 4 और ये 5 और ये सर्बिया 6। और इस सर्बिया का ही 2 भाग थे, कोसोवो और ये है वोज्वोडिना। ये दोनों इसके स्वायत्त प्रांत थे, लेकिन ये सर्बिया के अंदर थे। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर मैं मानूं तो कोसोवो और वोज्वोडिना एक स्वायत्त प्रांत के रूप में सर्बिया को दे दिए गए थे। और सर्बिया ने इसे कहा कि हाँ, जिसका जिसके पास था वो वापस आ गया। तो सर्बिया ने इसका स्वागत किया था। तो ये अब इसके सर्बिया के अंडर आने लगा कोसोवो। लेकिन धीरे धीरे 1946 के बाद 70-80 आते आते इनकी आर्थिक हालात खराब होने लगी और यहाँ पर निर्जातीय विभिन्नता बहुत पाई जाती है। बहुत सारी प्रजातियां, निर्जातीय विभिन्नता, धार्मिक आधार पर विभिन्नता पाई जाती है। तो धीरे धीरे राजनीतिक कारणों से, निर्जातीय कारणों से, आर्थिक कारणों से धीरे धीरे ये क्या हुआ, टूटने लगा। तो सबसे पहले 1991 में ये पूरा का पूरा भाग देखो युगोस्लाविया, ये 6 के 6। तो सबसे पहले 1991 में स्लोवेनिया और क्रोएशिया अलग हुए। ये दोनों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, तो ये 2 नए देश बन गए। 1992 में बोस्निया एंड हर्जेगोविना और मैसिडोनिया अलग हो गए। तो इसमें से 4 देश निकल आए थे 1992 तक। उसके बाद जो युगोस्लाविया बचा, उसमें ये आपका सर्बिया बचा हुआ था और मोंटेनेग्रो बचा था, और कोसोवो और आपका वोज्वोडिना, ये इसके सर्बिया के ही 2 प्रांत थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 2006 में मोंटेनेग्रो भी इससे अलग हो गया। तो 2006 में ये भी अलग हो गया। तो यहाँ पर एक और देश बन गया। तो इस प्रकार यहाँ पर कुल मिलाकर कितने देश बन गए, 1 2 3 4 और 5 बन गए, और छठा ये सर्बिया। सभी देश अलग हो चुके थे। जो 6 गणतंत्र थे, 6 के 6 ही अपने आप में अलग अलग देश बन गए। तो इस प्रकार ये आपका वर्तमान स्वरूप सामने आएगा, ये वाला। अब वर्तमान 2008 में और 2006 में तो आपका मोंटेनेग्रो अलग हो गया, और 2008 में आपका कोसोवो सर्बिया से अलग हो गया। इसने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। लेकिन सर्बिया इसको स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मानता। अभी तक इसको 100 से ज्यादा देशों ने, लगभग 100 देशों ने इसको
मान्यता दी है एक अलग राष्ट्र के रूप में, लेकिन सभी देशों ने नहीं दी है। रशिया, चाइना, भारत ने भी इसको अभी तक एक मान्यता प्रदान नहीं की है। तो ये इसका 2008 तक का इतिहास है। तो ये 2008 तक इतने भागों में ये पुराना जो यूगोस्लोविया था वो विभाजित हो गया और नए देश सामने आए। तो अब देखो, अगर माना जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7वां अगर माने तो इसको कोसोवो भी एक नए देश के रूप में सामने आया। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर विवाद का कारण क्या है। ये तो इसका इतिहास था कि किस तरह ओटोमन साम्राज्य से वर्तमान तक ये देश अस्तित्व में आए। लेकिन अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि इन दोनों के बीच विवाद का कारण क्या है। पहली बात तो कोसोवो सर्बिया से अलग क्यों हुआ, तभी हम इसके ऐतिहासिक कारण को समझ पाएंगे, कि विवाद को समझ पाएंगे कि कोसोवो सर्बिया से अलग क्यों हुआ। देखो, इसके पीछे की कहानी ये है कि जब ओटोमन साम्राज्य यहाँ पर था, जो कि एक मुस्लिम साम्राज्य था, उस दौरान जो ये कोसोवा का क्षेत्र है वहां पर अल्बानिया जनसंख्या का बाहुल्य हो गया। अर्थात ये जो इलाका था, ये जो कोसोवो का, इस क्षेत्र में अल्बानियन जनसंख्या की मेजोरिटी हो गई और वो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। अर्थात यूं कहूं तो कि कोसोवा जो था वहां पर धार्मिक और नृजातीय जो बदलाव आ गया था, उसकी संरचना में परिवर्तन हो चुका था। यहां पर मुस्लिम अल्बानियन का बहुलता होगी, मेजोरिटी हो गई। लेकिन ये जो सर्ब का इलाका था, ये रूढ़िवादी क्रिश्चियंस का था। तो ये सर्ब लोग जो हैं वो रूढ़िवादी क्रिश्चियंस हैं ज्यादातर, और जो कोसोवो का इलाका है वो मुस्लिम बाहुल्य और अल्बानियन लोग हैं। तो यहाँ इन दोनों की निर्जातीयता में और धार्मिक स्थिति में अंतर पाया जाता है। इस वजह से ही कोसोवो ने धीरे धीरे वहां पर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। एक स्वायत्त राष्ट्र था, स्वायत्त प्रांत था सर्बिया का। तो जब इन्हें लगा कि इसे ये हमारी स्वायत्तता को समाप्त करना चाहता है, तो यहाँ पर इन्होंने एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई और इन्होंने सर्बिया से स्वतंत्रता की मांग कर दी। तो ये मांग जो इन्होंने शुरू की वो 1980 के दशक में शुरू की। तो 1980 के दशक में अल्बानियन जो मुस्लिम थे उन्होंने सर्बिया का विरोध करना शुरू कर दिया और कहा कि हमें आपसे स्वायत्तता चाहिए। और इसका मुख्य कारण निर्जातीयता में अंतर होना है। ये मुस्लिम समुदाय थे, ये क्रिश्चियन थे। अब जब कोसोवो ने इनसे स्वतंत्रता की मांग की तो सर्बिया द्वारा इनका दमन किया गया। तो 1990 के दशक में इन्होंने अपनी एक फोर्स का निर्माण किया जिसका नाम था KLA, कोसोवो लिबरेशन आर्मी। तो कोसोवो लिबरेशन आर्मी ने 1990 के दशक में गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। तो उन्होंने अटैक किए। तो जब गोरिल्ला युद्ध इन्होंने शुरू कर दिया तो 1998-99 में, 1918, 1998 और 1999 में सर्बिया द्वारा इनका क्या करना शुरू कर दिया, दमन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी फोर्सेस को यहां भेज दिया और लगभग 13,000 अल्बानियन की मृत्यु हो गई। तब जाकर नेटो ने इसमें इंटरफेयर किया और इस पर यहाँ पर क्या किया, हवाई हमले किए गए, जिससे सर्बिया धीरे धीरे कोसोवो से पीछे हट गया। और यहाँ पर लगभग नेटो के नेतृत्व में 50,000 पीस कीपिंग सेना को लाया गया, शांति सेना को उतार दिया गया। और फिर इसी क्रम में 1999 के बाद चलते चलते 2008 में कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दी और ये सर्बिया से अलग हो गया। तो मुख्य कारण कोसोवो का सर्बिया से अलग होने का था निर्जातीय अंतर होना, निर्जातीयता में अंतर होना, स्वायत्तता को बनाए रखना। इस वजह से ये धीरे धीरे इससे अलग हो गया। तो ये तो इसका ऐतिहासिक कारण है कि ये क्यों हो गया। लेकिन सर्बिया इसको अभी भी मान्यता नहीं देता है। सर्बिया कहता है कि ये अभी भी मेरा भाग है। और दूसरा इसका कारण है कि जब सर्बिया का 12वीं शताब्दी में यहाँ पर अधिकार था तो यहाँ पर बहुत सारी चर्चेज हैं, उनकी बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं यहाँ। तो वो ऐतिहासिक रूप से अपने आप को इससे जोड़ता है। ठीक है, तो ये सर्ब अपने को इसका क्या मानता है, ये इसको अपना एक भाग ही मानता है अभी। तो ये कारण है कि सर्ब इस पर क्या करता है, अपना आधिपत्य चाहता है। अब दूसरी जो इसकी बात है, जो और इसमें टकराव का जो एक कारण निकल के आता है, उसका कारण देखो क्या है। ये जो अल्बानिया है, अब अल्बानिया की बात करते हैं। देखो ये सॉरी इसकी कोसोवो की बात करते हैं। कोसोवो देखो बिल्कुल अल्बानिया के ऊपर लगता है और ये पूरा का पूरा आपका सर्बिया है। तो अगर हम अब कोसोवो की बात करें तो कोसोवो में लगभग 90% जो जनसंख्या है, 90% पॉपुलेशन जो कोसोवो की है वो सारी की सारी मुस्लिम है और अल्बानियन है। लेकिन इसके उत्तरी भाग में जो सर्बिया के साथ टच हो रहा है, ये वाला भाग, इस भाग में सर्ब जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है। और इसके अलावा कुछ कुछ और पॉकेट्स भी हैं जहां पर सर्ब जनसंख्या है और ये क्रिश्चियन है और ये सारा का सारा मुस्लिम समुदाय है।
लेकिन इन क्षेत्रों में सर्ब्स की बहुलता है, मेजोरिटी है सर्ब पॉपुलेशन की। मान लो इसे मैं क्या कह रहा हूं, ये आपका कोसोवो का उत्तरी भाग है, तो कोसोवो के उत्तरी भाग में सर्ब समुदाय की क्या पाई जाती है, बहुलता पाई जाती है। और सर्बिया की तरह ये समुदाय भी कोसोवो को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार नहीं करता, इसकी संप्रभुता को स्वीकार नहीं करता है, ये इनकी संस्थाओं को यहाँ स्वीकार नहीं करता है, ये इन्हें यहाँ टैक्स नहीं देते हैं, ये इनके यहाँ कोई अपना अपना कोई नियम लागू करना चाहते हैं तो ये उनका विरोध करते हैं। तो ये इस कोसोवो की स्वायत्ता को स्वीकार नहीं करता। जब भी कोई नियम ये यहाँ लागू करना चाहते हैं तो ये इसका क्या कर देता है, विरोध कर देता है, और यहाँ पर विरोध प्रारंभ हो जाते हैं और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो हमारा जो टकराव अब भी जहां हुआ है वो यही नॉर्थ का क्षेत्र है जहां पर सर्ब की अधिकता पाई जाती है। अब एक चीज और, तो ये था। अब दूसरा देखो अब क्या हो गया, एक और इसमें जो कारण था कि एक तो टकराव का कारण इनमें नरजातीय भिन्नता का होना, दूसरा इसको स्वायत्ता को स्वीकार न करना। एक और कारण है कि 2013 में कोसोवो और सर्बिया के बीच ईयू के माध्यम से एक ब्रुसेल्स समझौता हुआ था, ब्रुसेल्स एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि यहाँ पर जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज हैं इस सर्ब बहुल्य क्षेत्र में, लगभग 10 म्युनिसिपैलिटीज है या जो भी सर्ब अधिकता वाली म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको मिलाकर एक एसोसिएशन का निर्माण किया जाएगा। अर्थात इसे बोला गया था एसोसिएशन ऑफ सर्ब म्युनिसिपैलिटीज, एएसएम। तो इन एएसएम का निर्माण किया जाएगा और इनको अधिक स्वायत्ता दी जाएगी, इनको अपने आर्थिक विकास से संबंधित, शहरी विकास से संबंधित आदि सभी कई तरह की इनको स्वायत्ता दी जाएगी। इस समझौते को लागू करना था लेकिन ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ये 2013 में समझौता हुआ और इन लोगों ने, इन सर्ब लोगों ने चुनावों में भाग भी लिया, लेकिन इस समझौते को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, तो ये भी अभी तक विवाद में बना रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर टकराव देखने को मिलता है। तो अब एक चीज और इसमें जो निकल कर आती है कि वर्तमान में क्या हुआ, अब ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच टकराव हो गया। देखो अब क्या हुआ, अब जुलाई 2022 से शुरू होता है ये विवाद। 2022 में कोसोवो ने एक नियम को लागू किया। कोसोवो ने कहा कि जो लोग भी सर्बिया से कोसोवो में आएंगे, जो लोग भी सर्बिया से कोसोवो में आएंगे, उनको टेम्परेरी नंबर प्लेट लेनी होगी कोसोवो के। अर्थात पहले क्या होता था कि जो सर्बिया की अथॉरिटी जो नंबर प्लेट जारी करती थी वही नंबर प्लेट से गाड़ियां कोसोवो में आ जाती थी, लेकिन जब कोसोवो की जो गाड़ियां सर्बिया में जाती थी तो उन्हें सर्बिया की नंबर प्लेट लगानी पड़ती थी टेम्परेरी। तो कोसोवो ने भी एक ऐसा निर्देश जारी किया कि जो लोग सर्बिया से कोसोवो में आएंगे वो लोग कोसोवो की नंबर प्लेट लगाएंगे टेम्परेरी। अब इसी के विरोध में विद्रोह शुरू हो गया, यहाँ पर प्रदर्शन होने लगे। पिछले साल जुलाई 2022 की बात है। तो नवंबर आते आते यहाँ के जितने भी मेयर्स थे उनने इस्तीफा दे दिया, 600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने इस्तीफा दे दिया। तो इस वजह से यहाँ पर प्रदर्शन हो ही रहा था। जुलाई होते होते नवंबर आ गया, नवंबर में ये सारा का सारा यहाँ पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जब इस्तीफा दे दिया तो उसके पश्चात यहाँ पर दोबारा चुनाव कराए गए, जिसमें इन सभी जो सर्ब लोगों ने उसका बायकॉट किया, इसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया, जिसकी वजह से 3% के लगभग यहाँ पर वोटिंग हुई थी। तो जब 3% वोटिंग हुई तो इससे क्या हुआ कि यहाँ अल्बानियन मेयर जीत गए। अल्बानिया के जो थे, जो यहाँ पर अल्पसंख्यक है, उनके जो थे वो मेयर बन गए। अब मेयर बनने के पश्चात जब उनका शपथ ग्रहण का समारोह आया, जब उन्होंने अपने पद पर शपथ लेने की कोशिश की या उसको पद को ग्रहण करने की कोशिश की, तब इनके द्वारा क्या किया जाने लगा, विरोध किया जाने लगा। एक तो उस आदेश के विरोध में कि जिसमें नंबर प्लेट इन्हें कोसोवो के लेनी पड़ेगी, दूसरा इनके बायकॉट के बाद जब वो पद ग्रहण करने लगे तब इनके द्वारा विरोध होने लगा, प्रदर्शन होने लगे। इस समय पर क्या हो गया, टकराव हो गया। इस टकराव की वजह से कई लोग यहाँ पर घायल हो गए, जिसमें K4 जो है कोसोवो फोर्स है, इसके सैनिक हैं जो कि नाटो के हैं इनमें, और यहाँ पे सर्ब प्रदर्शनकारी दोनों ही घायल हुए। और सर्ब ने क्या कहा, सर्ब के राष्ट्रपति ने यहाँ पर सेनाएं भेजने का निर्देश भी जारी कर दिया था। तो लग रहा था कि यहाँ पर क्या होगा, एक जंग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन ईयू के द्वारा मध्यस्थता की गई, दोनों के राष्ट्रपतियों की आपस में एक मीटिंग कराएगी, जिससे अब कुछ मसला शांति में लग रहा है। लेकिन इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, बहुत ही अनसर्टेन है, बहुत ही यहाँ पर अस्थिर स्थिति रहती है। तो ये पूरा का पूरा जो विवाद है यहाँ पर देखने को मिला है। दूसरा जो इसमें अदर फैक्टर है वो यहाँ पर निकल के आता है जियोपॉलिटिक्स का। देखो जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है यहाँ पर, रशिया और यूएस के नेतृत्व में नेटो दोनों अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं। देखो हो क्या रहा है,
रशिया जो है वो सर्बिया को बैक कर रहा है। रशिया सर्बिया को बैक करता है। देखो यहाँ पर है आपका सर्बिया और नीचे वाला पार्ट है कोसोवो। तो रशिया जो है वो सर्बिया को बैक करता है, उसकी मदद करता है या उसका पक्ष लेता है, जबकि नेटो जो है वो पक्ष ले रहा है कोसोवो का। अब देखो इस मैप को अगर देखें, अभी फिनलैंड भी नेटो में आ गया है, तो अगर इस मैप को देखें तो ये जो कलरफुल मैप दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये वाला सारा का सारा इलाका जो है ये नेटो के प्रभाव में है, अर्थात ये नेटो के मेंबर है। और इसके बीच में यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर फंसा हुआ है आपका सर्बिया और ये है आपका कोसोवो। तो अगर देखे जाए तो चारों तरफ से नेटो से घिरा है। अगर ये कोसोवो में भी किसका प्रभाव हो जाएगा, नेटो का प्रभाव हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा सर्बिया क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। तो यहां पर इसका प्रभाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इन दोनों का मुद्दा भी अगर सुलझ जाए तो भी रशिया का प्रभाव यहां पर दखल खत्म हो जाएगा। तो रशिया भी इस मुद्दे को जिंदा बनाए रखना चाहता है। और यूएससी की ये पॉलिसी है या नेटो की ये पॉलिसी है कि रशिया को कंटेन रखे, सीमित रखे। अब जो यूक्रेन का युद्ध हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बनना चाहता था और इसको रशिया को एक तरह से कंटेन करना चाहता था, लेकिन रशिया अपना प्रसार इधर करना चाहता है, तो वो अपना प्रभाव इधर बढ़ाना चाहता है। तो दोनों की आपस में जियो पॉलिटिक्स चलती रहती है, भू राजनीति चलती है। तो इसी भू राजनीति का शिकार ये भी है। रशिया सर्बिया को बैक करता रहता है और नेटो कोसोवो को बैक करता है। तो इस वजह से, इस जियो पॉलिटिक्स की वजह से भी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये पूरा का पूरा इसका जियोपॉलिटिकल कारण था या जियोपॉलिटिक्स जिसके कारण ये तनाव बना हुआ है। तो ये देखो, अगर हम इनको की पॉइंट्स को अगर देखें तो इनको इन की पॉइंट्स में आप समराइज कर सकते हो। ये देखो, सबसे पहले तो हमने देखा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, फिर हमने देखा कि ये बाल्कन कंट्रीज का पार्ट है, फिर देखा कि यूगोस्लेविया किस प्रकार बना था और किस तरह उसका विखंडन हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर तनाव उत्पन्न हो रहा है। फिर हमने इसके कारणों में जियोपॉलिटिकल कारण देख लिया, हिस्टोरिकल फैक्टर में हमने देख लिया कि वो ऐतिहासिक रूप से जो सर्बिया है वो इसी को अपना, कोसोवो को अपना पार्ट मानता है और वहां पर उसकी बहुत सारी चर्चेज हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, उससे अपने आप को संबंधित करता है। इसके बाद हमने देखा ब्रुसेल्स एग्रीमेंट के तहत हमने एसोसिएशन ऑफ सर म्युनिसिपैलिटीज की स्थापना की बात की गई थी, लेकिन जिसको पूरी तरह से लागू नहीं है, ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा हमने देखा कि जो नंबर प्लेट है, ड्राइविंग नंबर प्लेट थी, उसको लेकर विवाद हुआ और लास्ट में जो म्युनिसिपैलिटीज का बायकॉट था और उसके बाद मेयर्स के द्वारा पद ग्रहण करना, उसके विरोध स्वरूप यहाँ पर तनाव उत्पन्न हुआ। तो ये पूरी की पूरी हेडिंग्स है जिनके तहत आप इसको कवर कर सकते हो। तो ये इसका विवाद था। भारत के द्वारा अभी तक कोसोवो को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि भारत इस तरह का कोई भी दखल नहीं देना चाहता है, क्योंकि सर्बिया के साथ भी भारत की मित्रतापूर्ण संबंध है। और दूसरा, इस तरह की अगर एक अलगाववाद के कारण किसी देश को पृथकता को स्वीकार करता है तो भारत में भी इस तरह की क्या हो सकती है, स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए भारत इसको मान्यता अभी तक नहीं दे रहा है। तो आज के लिए इतना।